हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले इस करंट फोर्स वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी क्वेश्चंस जो हैं वो चर्चा कर लेते हैं, फिर डिटेल बताएंगे आपको। नासा ने किस ग्रह और 5 चंद्रमा पर समुद्र और जीवन की संभावना जताई है? वाइजर 2 के जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं उससे ये पता चला है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना न्यायिक प्रक्रिया के मकान ध्वस्त करने को संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन बताया और क्या क्या निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल की आधारशिला कहाँ पर रखी है, किस जिले में रखी है? बुकर प्राइज़ है, उसके विजेता कौन है? बुकर प्राइज़ 2024 के। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ है? अक्टूबर 2024 में यानी पिछले महीने देश की जो खुदरा महंगाई दर थी, मुद्रास्फीति, वो कितनी बढ़कर कितनी हो गई है? 14 महीने का रिकॉर्ड टूटा है, ये बात करेंगे। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ के लिए पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है और भी कई सारे महत्वपूर्ण दिलचस्प टॉपिक्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बार और बता दूं कि सरकारी जॉब न्यूज़ या शार्प लर्निंग के नाम से अगर कोई फ़ोन आए तो समझिए फ्रॉड है, ज़्यादातर नंबर फ्रॉड होते हैं। ओके, कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं फ़ोन करके और मैसेज करके कि शार्प लर्निंग के 2 अब ऐप हो गए हैं, एक नया ऐप आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ फ्रॉडी लोग हैं जो कि इस तरह की कोशिश कर रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग के नाम पर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरे नाम से भी व्हाट्सएप का एक अकाउंट बना दिया है लोगों ने, फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने, तो उस पर ध्यान रखिएगा आप। ऐसा मेरी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल की आधारशिला रखी है? एम्स स्थापित किया जाएगा। आंसर होगा दरभंगा। देखिए, ऐलान तो काफ़ी सालों पहले हो गया था, चलिए कि 5 साल से ज़्यादा हो गए कि एम्स बनेगा। प्राइम मिनिस्टर गए भी थे बार बार कि एम्स बन गया, बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, लेकिन अब आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं जब इस एम्स को लेकर पहली बुनियाद रखी गई वहाँ पर। ये बिहार का दूसरा एम्स होगा। पहला एम्स पटना में है और उसके बाद अब दरभंगा में होगा और इस देश का 23वां एम्स होगा ये। केंद्र सरकार ने जो है 36 महीने में इसके निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बिल्डिंग वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर उससे रिलेटेड जो भी हैं वो सब बना दिए जाएंगे। 188 एकड़ ज़मीन पर ये बन रहा है और 1264 करोड़ रुपए की लागत से ये एम्स का निर्माण पूरा होगा। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ और अलग अलग जो कुछ योजनाएं थी उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि 398 करोड़ रुपए की लागत वाली दरभंगा बाईपास रेल लाइन, उसका वर्चुअल उद्घाटन भी उन्होंने किया और कुछ और भी परियोजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। एक और ख़ास बात है कि दरभंगा एम्स के बारे में उन्होंने कहा कि इससे मिथिला, कोसी, तिरहुत क्षेत्र जो है ना, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों को सुविधा होगी इस अस्पताल से और नेपाल से आने वाले मरीज भी इस अस्पताल में इलाज करवा पाएंगे। ठीक है, तो उसका जो मॉडल है कुछ इस तरह का होने जा रहा है। ये एम्स बनेगा, इसके बिल्डिंग जो है इसी तरीके को होगी। और जो कार्यक्रम था उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इससे दरभंगा का विस्तार होगा और आसपास के जो ज़िले हैं उनका भी एक डेवलपमेंट की बुनियाद और बेहतर ढंग से होगी। ठीक है, तो एम्स दरभंगा ये बिहार का दूसरा है दरभंगा में। इससे पहले पटना में मौजूद था और इस तरह की ये बिल्डिंग पूरी बनाई जाएगी। अभी वक्त लगेगा इसको बनने में। ठीक है, तो बिहार की बात कर रहे हैं, राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गवर्नर कौन है? गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, ये है प्यारा बिहार। आगे बढ़ते और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो ध्यान से ये वीडियो पूरा देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया के बिना ही मकान को ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है, जो बुलडोजर नीति आजकल चल रही है बुलडोजर को लेकर, तो उसे संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन बताते हुए दिशा निर्देश जारी किया, यानी गाइडलाइन जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी मकान के ध्वस्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें क्या अनुच्छेद, किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? पहली बात, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो उसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड तो कई सारे अनुच्छेद हैं संविधान के, तो उसमें से कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं
दो जजों की बेंच थी, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन। तो उनकी पीठ ने ये आदेश जारी किया है, ये 13 नवंबर को। ठीक है, अदालत ने कहा कि बुलडोजर से जो की गई तोड़फोड़ है वो बहुत ही डरावना है, और कहा साफ तौर पे कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। मतलब जो अफसर जो है ना, वो तो जो नेताओं की बात सुन के और तुरंत बिल्डिंग गिराने को चल देते हैं और बुलडोजर से गिरा देते हैं, वो जज नहीं बन सकते हैं, ऐसा कहना है अदालत का। ठीक है, ये भी कहा कि कार्यपालिका आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकती है और उसके घर को ध्वस्त नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान है भारत में, और संविधान के तहत ही किसी भी आपराधिक कानून के तहत आरोपी पर कार्रवाई हो सकती है, और आरोपी और दोषी दोनों को अधिकार और सुरक्षाएं मिली हुई हैं संविधान के तहत। ठीक है, और आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर में ही एक आदेश जारी करके देश भर में अवैध ध्वस्तीकरण को, यानी मकान को तोड़ने के, उस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो इस फैसले में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी कही गई है, और ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है अनुच्छेद 21 का। देखिए, एग्जामिनेशन में पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसे ही करंट अफेयर से टच करते हुए दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अनुच्छेद 21 की चर्चा काफ़ी हुई है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अनुच्छेद 21, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या है ये? देखिए, ये एक जो है वो मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। ये अनुच्छेद जो है वो जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा देता है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है नागरिकों को और गैर नागरिकों को भी, आश्रय का भी अधिकार देता है, गारंटी देता है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को की निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है उसे। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज नोटिस दिया कि भाई आपका मकान जो है अवैध बना हुआ है किसी मामले में, अब जनता को बताना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया, निर्देश जारी कर दिया चुपचाप कि इसका घर तोड़ दो। अब घर किसी ना किसी का, ज़्यादातर लोगों का कहीं ना कहीं 1 इंच 2 इंच या 10 फीट 20 फीट बढ़ा ही हुआ है, तो आकर और बुलडोजर चला दिया गया। तो ये सब जो कार्रवाई है, इसका मतलब ये हो कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ठीक है, तो यही है अनुच्छेद 21 में ये मामला है कि सुनवाई, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और आश्रय का अधिकार भी शामिल है। तो खास तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि आश्रय का जो अधिकार है ना, वो यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर खास बात है, ये अनुच्छेद गारंटी देता है कि किसी अपराध के आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होगा, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसके जो आवास का, आश्रय का अधिकार है, उससे भी वंचित नहीं किया जा सकता है। मनमाने या गैरकानूनी हिरासत से बचाता है ये अनुच्छेद। पानी को भी जीवन के अधिकार इसके तहत माना गया है। ठीक है, ये तो इस रिलेटेड चीज़ें, लेकिन मुख्य बात जो अभी जो सुनवाई हुई है उसमें जो ऊपर की चीज़ें हैं वो बताएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, साफ तौर पर निर्देश जारी किया है इस मामले में। क्या क्या निर्देश जारी किए हैं? ये जारी किया है निर्देश कि किसी भी ढांचे को ढाने से पहले स्थानीय नगर निगम कानून के अनुसार या फिर कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। इसमें जो भी अवधि ज़्यादा हो वो मान्य रहेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है, नोटिस किसी रजिस्टर्ड अधिकारी के हवाले से ही जारी किया जाना चाहिए और इससे संबंधित संपत्ति पर भी चिपकाना अनिवार्य है। नोटिस में संपत्ति ढाने के कारणों का विस्तार से बताना होगा। इसके अलावा पुरानी तारीख में नोटिस जारी करने से जुड़ी किसी भी शिकायत से बचने के लिए संपत्ति के मालिक या कब्जा करने वालों को नोटिस देने के फौरन बाद ही जिला कलेक्टर को भी सूचित करना होगा। ठीक है, तो ये भी उसमें प्रक्रिया में ये जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक और बात कही गई है कि 3 महीने के अंदर में, मतलब आज से, यानी कल जो फैसला है ना, तो कल से ही 3 महीने के अंदर में हर नगर निगम और स्थानीय निकाय को एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा जिस पर सर्विस, नोटिस चिपकाने, जवाब और आदेश से जुड़ी जानकारी वहाँ पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, अधिकारी को उस व्यक्ति की शिकायतें भी सुननी होंगी जिनकी संपत्ति पर कार्रवाई की जानी है, जिनको तोड़ा जाना है, और मुलाकात को रिकॉर्ड में भी दर्ज करना होगा कि व्यक्ति आया था। ठीक है, ये भी बात कही गई है। इसके अलावा क्या है, याची को
संपत्ति ढहाने के आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मौका भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी क्या किया जाता है, नोटिस दिया जाता है और अगले दिन ढहा दिया जाता है। मौका कहाँ है कि वो अदालत के पास चला जाए। ठीक है, ये भी बात कही गई है। संपत्ति ढहाने का आदेश डिजिटल पोर्टल पर डालना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि चुपचाप आपने बना लिया और कह दिया कि नहीं हमने तो भेजा ही था नोटिस, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में कि संपत्ति के मालिक को आदेश पारित होने के 15 दिनों के भीतर अवैध ढांचा खुद हटाने या फिर गिराने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये उसी स्थिति में होना चाहिए जब तक आदेश पर कोई रोक न लगी हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और भी संपत्ति ढहाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट भी तैयार होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो इससे पहले जो बताया गया जो भी निर्देश, अगर उसका उल्लंघन होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर संपत्ति ढहाने की कार्रवाई को इन निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया तो अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। और जो अधिकारी ये गिराएंगे ना, जिनके सिग्नेचर से गिरेगा या जो अधिकारी वहाँ पहुँचेंगे गिराने, उनके निजी खर्च से संपत्ति दोबारा बनवानी होगी। बहुत ही गजब का और कठोर ये आदेश जारी किया गया है और इसमें इस अनुच्छेद का जिक्र किया गया है जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो वीडियो देखते हैं, तो उनसे अपील है ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाइएगा, बेल आइकन पे आप ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे वीडियोज़ के। क्वेश्चन होगा यहाँ पर उपन्यास आर्बिटल, उसके लिए बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? आंसर क्या होगा? समंथा हार्वे। क्या नाम है? समंथा हार्वे। ठीक है, ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, बुकर प्राइज़ 2024 उन्होंने जीत लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं कि समंथा हार्वे को किस बुक के लिए बुकर प्राइज़ 2024 मिला, तो आपको ध्यान रखना है उपन्यास है आर्बिटल। दूसरा सवाल इस तरह से हो सकता है कि आर्बिटल के लिए किसे मिला, तो ये है। ये पूछा जा सकता है किसे मिला बिना बुक के नाम के, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो वो ब्रिटिश लेखिका हैं और उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो उसी के आधारित आश्चर्य से भरे हुए उपन्यास उन्होंने लिखा है। ठीक है, और उनको प्राइज मनी कितना मिला है? 53.7 लाख रुपए। ठीक है, पाउंड में कहेंगे 50,000 पाउंड उनको अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये उनको आईएसएस के बारे में है कि किस तरीके से वहाँ अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और एक ही दिन में वो 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं, क्योंकि आईएसएस तो लगातार पृथ्वी का चक्कर काट रहा है ना। ओके, तो ये बात है। पिछले विजेता कौन थे बुकर प्राइज़ के? तो आयरिश लेखक थे पॉल लिंच, तो उनको प्रॉफिट सॉन्ग एक बुक थी उसके लिए अवार्ड दिया गया था। ओके, तो बुकर प्राइज़ उसके बारे में चर्चा कर लें। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। दो तरह के बुकर प्राइज़ अवार्ड होता है, पहला होता है बुकर प्राइज़ और दूसरा होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ जो अभी मिला है ना, वो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। ठीक है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है ना वो बाद में दिया जाने लगा, तो उसको ये दुनिया के किसी भी देश में इंग्लिश में प्रकाशित जो बुक है, चाहे वो बुक किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई हो, लेकिन वो एक उसका ट्रांसलेशन ही इंग्लिश में भी होना चाहिए, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिलता है। ठीक है, और ये है बुकर प्राइज़ का क्वेश्चन था ये। अब अगला क्वेश्चन जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनिमेशन, मैप, इन सब के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि 71st बीपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच 2 ये चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और इसके ज़रिए काफ़ी बेहतरीन तैयारी हमारी पूरी टीम करवा रही है। क्या क्या तैयारी करवाई जा रही है? ये ड्यूरेशन है 10 मंथ का कोर्स का और ये 24 मंथ कर दिया गया है वैलिडिटी। ठीक है, और इसमें लाइव बैच है, ऑल्सो रिकॉर्डेड भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। मुख्य रूप से हिंदी में पढ़ाई होगी और तकनीकी शब्दावली इंग्लिश में है। क्लास नोट्स हैंड रिटन पीडीएफ मिल रहे हैं, हैंड रिटन, साथ में पैनल पीडीएफ में मिल रहे हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्रिंट निकलवा सकते हैं, वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऐप में ही कभी भी देख सकते हैं। पीटी के टेस्ट वहाँ पर 20 ऑनलाइन टेस्ट, मेंस की तैयारी करवाई जाती है, उसमें लिखन वो करवाई जाएगी, रिटन तैयारी भी करवाई जाएगी कि मेंस में कैसे लिखा जाए।
और जीएस के इन तमाम सब्जेक्ट को करवाया जा रहा है। करेंट अफेयर्स तो मैं खुद, बाकी के एक्सपर्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राज्य व्यवस्था और विज्ञान, ओके, अब बिहार विशेष भी इसमें करवाया जा रहा है। तो ये जीएस फाउंडेशन बैच है, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 71st बीपीएससी के लिए, 70 वाले जो बीपीएससी अभी एग्जामिनेशन हो रहा है उसके करंट अफेयर्स केवल चाहिए, तो वो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप प्लान। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आईएएस और पीसीएस से रिलेटेड करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान है, और इसके ज़रिए बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वीडियो पीडीएफ मिल जाता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पीडीएफ मिलते हैं, अलग अलग तरह के एमसीक्यू विद नोट्स होता है, केवल एमसीक्यू होता है और वन लाइनर भी होता है, मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का वीकली, मंथली, और टेस्ट सीरीज है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के, ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप है, ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, वहीं पर, ठीक है। और बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो एसएससी के तमाम एग्जामिनेशन, रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पर ऐप का लिंक है, शार्प लर्निंग ऐप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन होने जा रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, नासा ने किस ग्रह और उसके 5 बड़े चंद्रमा पर महासागर और जीवन की संभावना जताई है? इससे पहले इस पर संभावना बिल्कुल नहीं थी, अब जताई गई है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा यूरेनस, यानी अरुण ग्रह, ठीक है, वहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं इस तरह का नज़र आता है, कलर उसका यूरेनस का ये है, और उसके जो 5 चंद्रमा है वहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो शायद ये सुनसान और निर्जीव दुनिया नहीं है, अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं। लंबे समय से वैज्ञानिक यही सोच रहे थे कि यूरेनस वो निर्जन है, लेकिन अब हो रहा है कि वहाँ जीव हो सकते हैं, महासागर है वहाँ पर, शायद महासागर हो और जीवन की भी संभावना है। इसको डिटेल बात करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, वैज्ञानिकों ने किस अंतरिक्ष यान के आंकड़े को 40 साल बाद फिर से जांचा प्यूरिफाई तरीके से, और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यूरेनस और उसके 5 बड़े चंद्रमा पर महासागर और जीवन की संभावना है? कौन सा है ऐसा अंतरिक्ष यान? आंसर होगा वाइजर 2, ठीक है। क्या है? वाइजर 2, ओके। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप यहाँ पर, द हिंदू में ये खबर है, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। तो वाइजर 2 के बारे में बताएंगे, पहले यूरेनस के बारे में बताते हैं आपको। वाइजर 2 इस तरह का है, इस तरह का दिखता है, जो अंतरिक्ष यान है, जो अब तो सौर मंडल के बाहर चला जा चुका है, वहाँ से भी अभी भी सिग्नल भेजता है, और उसको सिग्नल भेजने में 24 घंटे लगते हैं। एक बार वहाँ से आने में सिग्नल और यहाँ से जाने में सिग्नल, 24 घंटे का वक्त लगता है। तो ये 40 साल पहले जो है ना, वो यूरेनस के पास से गुजरा था जब जा रहा था, तो 40 ईयर पहले, ठीक है। तो उस समय इसने कुछ फोटोग्राफ लिया था और मैसेज भेजा था, जिसको अब फिर से चेक किया गया। पहले बात कर लेते हैं यूरेनस के बारे में, फिर उस घटना के बारे में बताएंगे। यूरेनस यानी अरुण, इस ग्रह के बारे में हिंदू माइथोलॉजी में तो पहले से है जिक्र, लेकिन पहली बार जर्मनी में जन्मे ब्रिटिश खगोलविद विलियम हर्शेल, उन्होंने दूरबीन की सहायता से इसको ढूंढा था 1781 में। कब? 1781 में। और ये हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, काफ़ी ठंडा है, और ये 7वां है। अगर हम सूरज से नंबर लगाएंगे, पहले पे मरकरी है, सेकंड में विनस है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस है, और बाद में फिर नेपट्यून। तो ये यूरेनस है, ओके। ये बड़ा ही ठंडा है और रहस्य बना हुआ है अभी भी। इसको एनिमेशन के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पर ये यूरेनस है, इधर से 7वां ये ग्रह है, ओके। ये ओके, ये हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बहुत ही ठंडा है और रहस्य बना हुआ है, एक रहस्यमय है ये, ठीक है। ये हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर के पास में है, और बर्फ़ से ढकी हुई या पूरा है, यूरेनस बर्फ़ से ढका हुआ है, और जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे ठंडा है। तो इसके बारे में वैज्ञानिक जो सोचते थे ना, वो सब अब गलत साबित हो रहा है। और ये देखिए, इस तरीके से वाइजर 2 जो है ना, वो 40 साल पहले यहाँ से गुजरा था,
इसी के पास से ये चला जा रहा है और ये जो है ना वो इस तरीके से एक्सेस करता है। बाकी ग्रह तो इस तरह से टिल्ट घूमते हैं, जैसे ये दिखाऊँ आपको कि अर्थ इस तरह से घूमता है अपने अक्ष पर, ये इस तरह से घूमता है, ओके। लेकिन यूरेनस जो है ना वो इस तरीके से घूमता है, उसका जो पोल है ना वो इस तरीके के से है, इधर नॉर्थ इधर है और ये साउथ इधर है, और ये इस तरह से घूम रहा है, ओके। बाकी सब इस तरह से अर्थ है, ये देखिए सैटर्न इस तरीके से घूम रहा है, ये थोड़ा अलग तरीके से घूम रहा है, ओके। एक तो ये बात हो गई। मामला ये है कि यूरेनस के बारे में जो जानकारी मिली थी वो सब मिली थी कैसे, बहुत सारी जो बाद में जानकारी मिली थी वो वायेजर 2 के अंतरिक्ष यान के जरिए मिली थी। वायेजर 2 का जो अंतरिक्ष यान था उसके जरिए जुटाई गई थी। वायेजर 2 लगभग 40 साल पहले वहाँ से होकर गुजरा था, और जब वो गुजरा था ना उस वक्त क्या हुआ, जब ये लॉन्च किया गया था मतलब पृथ्वी से, तो इस तरह का माहौल था, सूरज था और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड था, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब वायेजर 2 इसके पास से गुजर रहा था ना, तब एक सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान वो निकला था, और उसने इसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक बबल्स हैं, उन सब को प्रभावित कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आंकड़े उस वक्त मिले थे ना वायेजर 2 को, वो दरअसल गलत मिल गए थे आंकड़े, ओके। हुआ ये था कि वायेजर 2 के आंकड़े से उस समय ये लगा कि ये निर्जन स्थान है, यहाँ कुछ भी जीवन नहीं हो सकता है, समुद्र नहीं हो सकता है, बर्फ़ से ढका हुआ है, ठंडा है, लेकिन समुद्र नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये पता चला दरअसल उस वक्त तो ये टेक्निकल मामला ये आ गया था, और इसी शक्तिशाली सौर तूफान की वजह से यूरेनस की जो प्रणाली है उसके बारे में हमें भ्रामक जानकारी मिल गई थी। तो नई तरह से उसी आंकड़े को फिर से देखा गया और उसमें सुलझा गया कि वायेजर 2 जब यूरेनस के पास से गुजर रहा था वो दिन उसके लिए वहाँ से गुजरना सही नहीं था, ठीक है। अब ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, परिणाम निकाल रहे हैं कि यूरेनस हमारी सोच से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है, और वहाँ पर ऐसे चंद्रमा हो सकते हैं जहाँ जीवन की स्थितियाँ मौजूद हो, ठीक है। ये जो यूरेनस है वहाँ पर जीवन की स्थितियाँ मौजूद हो। उसकी सतह के नीचे जो ऊपर बर्फ़ है उसके नीचे महासागर हो सकता है जिनमें मछलियाँ भी हो सकती हैं, ऐसा कहना है। उसका जीवन अलग तरीके का हो सकता है, वहाँ बैक्टीरिया हो सकता है अलग अलग तरीके का, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना वो बताई गई हैं इसमें। तो वायेजर 2 के बारे में जान लेते हैं। देखिए नासा का ये मानव रहित स्पेस क्राफ्ट है और इस तरह का दिखता है ये वायेजर 2। इसको लॉन्च कब किया गया था? 20 अगस्त 1977 को, ठीक है। और ये वायेजर 1 के कुछ हफ्ते पहले ही भेजा गया था इसको, ओके। वायेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को भेजा गया था, और वायेजर 2 जो है वो सौरमंडल के जो विशाल ग्रह हैं उन सब के अध्ययन करने के लिए एकमात्र अंतरिक्ष यान है। अब जरूर प्लान हो रहा है कि और भी अंतरिक्ष यान वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेजा जाए, और यूरेनस के पास से गुजरने वाला ये पहला मानव निर्मित ये एक वस्तु थी, ठीक है। तो इस वायेजर 2 ने बहुत सारे रहस्यों का पता लगाया था, और अभी जो है ना वो सौर मंडल से बाहर ये है मौजूद है, इंटरस्टेलर स्पेस पर वहाँ पहुँच चुका है इस वक्त। और ख़ास बात है इसमें गोल्डन रिकॉर्ड भी लगाया गया है। 12 इंच के तांबे की डिस्क है जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है, और धरती पर जो जीवन है, संस्कृति है, विविधता है, संगीत है, ध्वनियाँ हैं, इन सब के का उसमें जिक्र है, ताकि अगर बाहर की कोई दुनिया, बाहर का कोई एलियन उसके पास ये पहुँचे तो उसको देख सके, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 बिहार के किस जिले में आयोजित की गई है? आंसर होगा इसका राजगीर में ये आयोजन किया गया है। 11 से 20 नवंबर तक चल रहा है, और 6 देशों की टीम ने इस पार्टिसिपेट किया है, भारत, चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड, ठीक है। तो ये उद्घाटन समारोह का है, और उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, ठीक है। तो वहाँ पर राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी विशाल, और वहीं पर ये आयोजन किया गया। उद्घाटन
11 नवंबर को हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अक्टूबर 2024 में देश में खुदरा मुद्रास्फीति यानी खुदरा महंगाई दर इन्फ्लेशन बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर होगा 6.21। ये आरबीआई का जो एक लिमिट है ना बर्दाश्त करने की सीमा महंगाई को, तो उसके भी पार चली गई है। और ख़ास तौर पर खाने पीने की जो चीज़ है उसकी महंगाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये रिटेल इन्फ्लेशन ये 6.21% पर पहुंच गया है। ओके, तो ये देख रहे हैं हम, इसमें दो तरह की चीज़ें आपको दिख रही है। एक सीपीआई दिख रही है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके ज़रिए हम जानते हैं कि खुदरा महंगाई दर कितना है, और दूसरा है सीएफपीआई यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, यानी फूड की प्राइस कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब देख रहे हैं कि फूड प्राइस जो है ना वो अभी अक्टूबर में पिछले महीने 10.87% तक बढ़ गया था, और चूँकि वो मेजर हिस्सा है तो इसी वजह से ये जो अपना रिटेल महंगाई दर है वो 6.21% तक आ गया था। ठीक है, तो ये स्थिति है, और ये बताया गया है कि पिछले 14 महीने का हाईएस्ट रेट है। पिछले 14 महीने में महंगाई सबसे ज़्यादा अभी देखने को मिली है। ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं हम अगर तो, ठीक है। इससे पहले जो महंगाई दर थी वो इससे कम थी। ओके, तो कीमतों में काफ़ी तेज़ उतार चढ़ाव हुआ है। सब्जियों में 42% तक की बढ़ोतरी ये देखी गई है। अब सवाल होगा कि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, खुदरा महंगाई दर कैसे तय होती है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए तय किया जाता है, सीपीआई के जरिए तय किया जाता है। इसमें मतलब कि जो भी आप एक खुदरा जो खरीदार हैं उसके तौर पर जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे फल, सब्जी, जूते, घर, ईंधन, बिजली, इन सब की गणना की जाती है, उसको देखा जाता है। ठीक है, महंगाई जो है वो सीधा हमारे परचेजिंग पावर पर इफेक्ट करता है। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कदम उठाता है? आरबीआई जो ना रेपो रेट को घटाता और बढ़ाता है। रेपो रेट जो है ना उसके पास एक टूल है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, एक और बात बताऊं कि आरबीआई के पास ना महंगाई की सीमा बनी हुई है, और उसमें ये है कि 4% के आसपास महंगाई दर ये रहे तो आइडियल होगा। हालांकि 2% ऊपर या नीचे घट बढ़ सकता है, वो बर्दाश्त की एक सीमा लगाई हुई है, यानी 2% और मैक्सिमम 6%। 6% से ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। फिर अगर ऐसा होता है तो आरबीआई कदम उठाता है, देखता है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है रेपो रेट के जरिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है इस बार की बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना, ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। तो ये है इस बार की थीम डायबिटीज़ को लेकर। ठीक है, डायबिटीज़ आप जान ही रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है कि गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ के लिए पहली महिला बटालियन को मंजूरी दे दी है। सीआईएसएफ में इससे पहले केवल महिला बटालियन नहीं थी, महिलाओं की नियुक्ति होती थी, महिला जवान वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब सरकार ने यानी गृह मंत्रालय ने यह तय कर दिया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, कि एक स्पेशल महिला बटालियन होगी, और ये 12 नवंबर को ये फैसला लिया गया है। देखिए, वर्तमान में सीआईएसएफ में 7% महिला कर्मचारी हैं, जवान हैं, और तो अब इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी और एक बटालियन स्पेशल होगा। ठीक है, वो तो रहेंगे, स्पेशल बटालियन होगा, उसमें 1000 जवान होंगे। ओके, तो ये बात है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए। मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, और करंट अफेयर्स का मेंबरशिप अवेलेबल है, देख सकते हैं आप ऐप में, शार्प लर्निंग ऐप पर। और जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, और विशेषज्ञ शिक्षक जो हैं वो पूरा कवर करवा रहे हैं पूरा कोर्स, तो आप वो भी देख सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। और फिर से मैं कहूँ कि अगर कोई फ़ोन आता है आपके पास कि शार्प लर्निंग के नाम से, समझिए वो फ्रॉड है। ओके, ठीक है, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।